नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और कुछ ऐप पर उसे पब्लिश करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अश्लील फिल्म की शूटिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने इसी साल फरवरी में केस दर्ज किया था और मामले की छानबीन कर रही थी। अश्लील फिल्म की शूटिंग को लेकर मामला दर्ज किया गया था और मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे। केंद्रीन नाम की एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन यूके में किया गया था, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फिल्में पब्लिश करती थी और ये कंपनी राज कुंद्रा ने ही बनाई है और विदेश में रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि साइबर लॉ से बच सकें। और आपको बता दें कि राज कुंद्रा के परिवार के लोग ही इस कंपनी के डायरेक्टर्स थे। ये कंपनी सर्वर्स पर मुंबई या फिर भारत के अन्य जगहों पर शूट किए गए अश्लील वीडियो अपलोड करती थी और वी ट्रांसफ़र के जरिए यहां से वीडियो भेजा जाता था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाए थे और क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये फरवरी में ही साफ हो गया था कि कुंद्रा केंद्रीय कंपनियों से जुड़े हुए थे, लेकिन सीधा लिंक नहीं होने से क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई थी। और दरअसल उमेश कामत नाम के व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ी। उसने ही सारा कच्चा चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने खोला था। सबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच को पता चला कि 8 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा को कल मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और वहीं सूत्रों का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इस बारे में राज कुंद्रा से पूछताछ भी की जाएगी। लॉकडाउन में इस बिजनेस का चलन बढ़ गया था और धड़ल्ले से वीडियो बनाने शुरू किए गए थे। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वहीं आज पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत कई देशों में बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं भारत में ये त्यौहार कल मनाया जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये त्यौहार 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार रमजान महीने खत्म होने के 70 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले नमाज पढ़ने के बाद जानवर की कुर्बानी देते हैं। इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और त्यौहार के मौके पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सुबह नमाज अदा करते हैं। इसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। इसके बाद जानवर की कुर्बानी देने की प्रथा है और वहीं कुर्बानी देने के बाद बकरे के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों में और दूसरा हिस्सा दोस्त और रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा जाता है। कई लोग इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। भारत में 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अज़हा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अदा करने की तैयारी है। और वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की उम्मीद है। और वहीं ईद उल अज़हा इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना होता है। बकरीद के दिन सुबह में नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाने की शुरुआत हो जाती है। इस्लाम अपने अनुयायियों को खुशी के मौके पर गरीबों को नहीं भूलने की सीख देता है। इराक की राजधानी बगदाद के उपनगर में सोमवार को सड़क किनारे हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों घायल हो गए हैं। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट सद्र शहर में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ और ये विस्फोट ईद उल अज़हा से एक दिन पहले हुआ है, जब लोग बाजार में खरीदारी में व्यस्त थे। इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि
इस विस्फोट में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी अभी नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट इलाके में पहले इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी ने बाजार के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार संघीय पुलिस रेजिमेंट के कमांडरों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया है और बयान में ये भी कहा गया है कि इसकी जांच की जा रही है। इस साल ये तीसरा मौका है जब बाजार में विस्फोट हुआ है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ घायलों की हालात गंभीर है और मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और विस्फोट के कारण कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। इराकी सेना ने एक बयान में कहा कि हमला सदर शहर के वहलत बाजार में हुआ है। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरे को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई है। इसके बाद सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई चर्चा के बाद जल्द ही सब तय कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद की जाएगी। और वहीं दिल्ली में राशन वितरण योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच गहमागहमी बनी हुई है। वहीं अब इसी बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया है और इस फैसले से उन प्रवासियों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य के राशन कार्ड हैं और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। दिल्ली सरकार ने NFSSA 2013 और PMGKIY के तहत जुलाई 2021 के लिए PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरण करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों का आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सरकार और किसान की बैठक भी हुई, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा ही रह गई और किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए समय समय पर नई रणनीति बनाता रहता है और इस बार भी किसान नई रणनीति लेकर अलग तरीके से आंदोलन करने वाला है। और इस बार किसान कैसे आंदोलन को तेज कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर रविवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों के जरिए किसान संसद चलाए जाने के आह्वान के बाद रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जगदीश सिंह दलवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से ज्यादा 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं की सहमति नहीं बन सकी। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मानसून सत्र चलेगा, तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर जाएंगे और शांति पूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती
कि मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। बता दें कि संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त लामबंदी हो रही है और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की तैयारी है। इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या न खड़ी हो। इस सिलसिले में नई दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब देश में लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये 2 लाइनें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अब संसद की ओर कूच करेंगे। 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार किसानों से कानून के जरिए उनकी जमीन छीनना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। कानून वापसी को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद भवन तक जाएगा। मानसून सत्र के दौरान किसान भी बाहर प्रदर्शन करेगा और शाम को वापस लौट जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती है। सरकार को एक दिन कानून वापस ही लेना पड़ेगा। संसद जाकर किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। देखते हैं सरकार कब तक नहीं मानती। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसान को सरकार मना पाती है या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। तालिबान ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में 15 साल से ऊपर बच्चों की लिस्ट मांगी गई है और ये फरमान जारी किया गया है कि 45 से नीचे वाली महिलाओं को तालिबानी कुर्द लड़ाकों के साथ ही शादी करनी होगी। कुल मिलाकर देखें तो तालिबानी कानून लगना अब अफगानिस्तान में शुरू हो चुके हैं और तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद अब सारे देश इस सोच में पड़ गए कि तालिबान का ये चेहरा उनके लिए फ़ायदे वाला है या फिर ये घाटे का सौदा हो सकता है। इस रिपोर्ट में आइए हम आपको समझाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 13 और 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मिले थे और इन सभी देशों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिका था अफगानिस्तान पर। इस 2 दिन की बैठक के दूसरे दिन यानी कि 14 जुलाई को एससीओ के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में बन रहे हालात और तालिबान के सत्ता हासिल कर लेने की आशंकाओं और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों पर चर्चा की गई थी। 2018 में बनाया गया एससीओ अफगानिस्तान संपर्क समूह का काम आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान बनाने के प्रयासों के लिए प्रस्ताव और सुझाव देना है। चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग प्रांत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए चीन की मुख्य चिंता यह है कि अगर तालिबान वाकई सत्ता पर काबिज हो जाता है तो चीन के शिनजियांग में सक्रिय अलगाववादी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अफगानिस्तान में पनाह और वहां से सहायता मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामिक अलगाववादी समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान स्थापित करना चाहता है। शिनजियांग प्रांत चीन के जातीय अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों का घर है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने ETIM को 2006 में जातीय वीगर अलगाववादी समूहों का सबसे उग्रवादी संगठन बताया था। एक आतंकवादी संगठन भी इसे घोषित कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाओं पर नजर रखते हुए चीन अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने की कोशिश भी कर सकता है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे चीन को अफगानिस्तान के एक दोस्त के रूप में देखते हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजिंग से जितनी जल्दी हो सके पुनर्निर्माण कार्य में निवेश करने के बारे में बातचीत हो पाएगी। तालिबान ये भी कह चुका है कि वो अब शिनजियांग से चीन के वीगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। तो चीन के बाद बात अगर रूस की करें तो आपको बता दें कि रूस की अफगानिस्तान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अफगानिस्तान कहीं इस्लामिक कट्टरवाद का गढ़ न बन जाए। रूस का मानना है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी तो पूरे मध्य एशिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और अगर खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। तालिबान को एक संभावित सुरक्षा कवच मानकर रूस उससे अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है। रूस के प्रभाव वाले देश जैसे कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस यह आशंका जता चुका है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरहदों पर मानवीय और सुरक्षा संकट खड़े हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत अब तक $3 अरब से अधिक का निवेश कर चुका है। अगर बात करें कि इस पूरे मसले का असर भारत पर क्या पड़ेगा तो आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण किया है। अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा बांध भी बनाया गया। भारत ने शिक्षा, तकनीकी सहायता भी दी है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया। अब जाहिर है इस तरह के गहरे जुड़ाव के कारण भारत अफगानिस्तान में किए अपने निवेशों के लिए चिंतित है। तालिबान जिस तरह की हिंसा अफगानिस्तान में कर रहा है, उस स्थिति में उसके सत्ता हासिल कर लेने की वैधता पर भारत सवाल उठा रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त होने को लेकर है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है। वहां भारत की पकड़ कमजोर होने का मतलब है पाकिस्तान का दबदबा बढ़ जाना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगभग 2611 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और उसकी मुख्य चिंता भी यही है कि उसके बॉर्डर पर अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरी चिंता यह है कि पाकिस्तानी तालिबान जो पाकिस्तान की सेना के अभियानों के कारण अफगानिस्तान भाग गए थे, कई शरणार्थियों के भेष में पाकिस्तान में वापस न आ जाएं। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से अफगान तालिबान की सहायता करने का आरोप लगता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस समर्थन के पीछे मुख्य वजह अफगानिस्तान में भारत के दबदबे का मुकाबला करना है। अब जानकार मानते हैं कि नेटो सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने के साथ ही पाकिस्तान अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल करने की अब उम्मीद लगा बैठा है। वो ताकत जो उसने 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अफगानिस्तान में खो दी थी। जहां उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है, वहीं ताजिकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित हैं कि अफगानिस्तान में हिंसा होने पर उनके लिए शरणार्थी संकट उभर सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई घटनाएं हुई जब अफगानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ इन दोनों देशों में जाकर पनाह ली थी। ताजिक सीमा के साथ लगता अफगानिस्तान एक बड़ा इलाका तालिबान के नियंत्रण में आ चुका है। इसी के कारण ताजिकिस्तान 20,000 रिजर्व सुरक्षा बलों को अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी चिंताएं तुर्कमेनिस्तान की भी हैं। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है और उसे भी यही आशंका है कि आने वाले दिनों में उसकी सीमाओं पर एक मानवीय और सुरक्षा का संकट
खड़ा हो सकता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। रूस और चीन की ही तरह कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चिंता इस्लामी चरमपंथ को लेकर है। इन दोनों देशों की सीमा भले ही अफगानिस्तान से न लगती हो, लेकिन उन्होंने अपने देशों में हुए हमलों को अक्सर अफगानिस्तान से जोड़कर देखा है। किर्गिस्तान को इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जैसे चरमपंथी संगठन सहित इस्लामी विद्रोही आंदोलनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कजाकिस्तान काफी समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में शामिल रहा और आर्थिक रूप से मदद करता रहा। कजाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी भागीदार है। इस नेटवर्क के तहत अमेरिका, रूस, मध्य एशिया और इसके साथ साथ आपको बताते चले काकेशस देशों के बीच अफगानिस्तान में रेल और ट्रक के माध्यम से सप्लाई होती है। अफगानिस्तान में शांति की स्थापना का एक बड़ा असर ये हो सकता है कि मध्य एशिया के देश अपने प्राकृतिक गैस, तेल और कोयले जैसे संसाधनों को दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचा सकते हैं। और यही वजह है कि इन मध्य एशियाई देशों की नजरें अफगानिस्तान में उभर रही राजनीतिक स्थिति पर अब टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हो गए थे। इसे शंघाई 5 कहा गया था। शंघाई 5 के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। जुलाई 2005 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2015 में रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 9 जून 2017 को अस्ताना में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से एससीओ में शामिल हो गए। मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ईरान शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक हैं, जबकि आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका को संवाद भागीदार का दर्जा मिला था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।